हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं चैप्टर 2 है, जिसका नाम है 20 के दांत। और 20 के दांत का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 के दांत का समरी सारांश और 20 के दांत का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कराएंगे। तो दो चीज़ करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं और वन शॉट नोट सारांश करा चुके हैं। अगर वो दोनों पढ़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, वो पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पे हिंदी मिलेगा, आपको इंग्लिश, गणित, मैथ, ये सभी टॉपिक आपको इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे कराए जाएंगे, जो कि क्लास 10 का बिहार बोर्ड का होगा, जो 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि कहानी के जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक आतंकवादियों और उजागर करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रमण, स्वार्थ की छाया में पले हुए प्यार दुलार को स्वीकृत उभरती हुई सामाजिक मानसिकता और एवं मानवाधिकार के महत्वपूर्ण भागों में पेश करती है। इस प्रकार 20 के दांत कहानी के शीर्षक और सार्थक स्पष्ट होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग भेदभाव के बारे में अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि आपका गांव हो, समाज हो, कहीं पर भी हो ना, तो ये लिंग भेदभाव ये मामूली सी बात है। लड़का हो तो उसे बहुत लाड़ प्यार दिया जाता है, लड़की हो तो उसे कम दिया जाता है। तो ऐसी भेदभाव जो होता है। लेकिन कहा कि अपने शब्द में बताइए कि कैसा होता है, क्या सेन साहब को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपको कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा कि सेन साहब का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कासू। एकदम बिगड़ल बाप का बेटा होता है, बाप का बिगड़ल बेटा होता है। कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू, जिसको कासू बाबू कहते हैं। प्यार से इसे क्या कहते थे, प्यार से इसे खोखा भी कहते थे। क्या कहते थे, प्यार से खोखा कहते हैं। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफ़ी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था, उसका बहुत बाद में हुआ था। मतलब होता क्या है कि जिसके घर में खूब लड़कियां होता है, 3, 4, 5, 6 जब लड़कियां हो जाती है, जब बेटा नहीं होता, जब बाद में जब बेटा होता है तो बेटा को बहुत प्यार किया जाता है। क्योंकि जिसके आशा करता है 4 साल से बेटा का, और बेटा हो तो बेटा का तो भाई खुशी जाहिर किया जाता है ना, तो उसे खूब मानता था। इसी कारण लड़के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का प्रबंधन बहुत ढीला था। मतलब लड़का का जो खोखा था कासू, उस पर कोई शासन नहीं था, उसको हर चीज़ की छूट दी गई थी, लेकिन लड़कियों को छूट नहीं दिया गया था। यही भेदभाव अभी भी समाज में कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ घर परिवार में ऐसा होता है। आप लोग बताइए कि आपके घर में ऐसा होता है, लड़का लड़की में भेदभाव। चलिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो था अपवाद तो था ही, अत्याचारी तो करता था, लेकिन किस मामले में। अगर इसका बात करें तो सेन साहब के एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी गाड़ी के पास भटकने नहीं देते थे। मतलब ऐसा चमकदार गाड़ी था कि गाड़ी के पास कोई भी, या अपना बेटा हो या कोई भी लड़का हो, बच्चा हो, उसके अगल बगल जाने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो वह क्लीन और सोफा पर सामत आ जाती। सोफर पर घर में सामत आ जाती। उनके लड़कियों और मोटर की चमक दमक पर कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था, वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे दी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का जन्म तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी न रह गई थी। खोखा जीवन के नियम जैसा अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि घर के नियमों का भी अपवाद था। बहुत दिनों के बाद जब 5 को बेटी हो जाती है, कोई दोनों का आशा नहीं रहता है कि भाई अब घर परिवार, अब जीवन का आशा कौन बनेगा, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। तब बाद में वही एक बेटा जन्म लेता है, सबसे छोटा था, जिसे बुढ़ापों का सहारा कहा गया, बुढ़ापों के आंखों का तारा कहा गया कि ये बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगा। इसीलिए उस पर कोई ज़्यादा पाबंदी न लगाया गया कि लाड़ प्यार में पाला गया था कि चलो भाई छोटा बेटा है, मेरे बुढ़ापे के सहारा देगा। इसलिए उसे न मारा जाता था, न पीटा जाता था, हर चीज़ की छूट दिया जाता था। लड़की के नियम बनाए जाते थे कि लड़की यहाँ नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो करेगी, लेकिन लड़का कुछ भी कर सकता था। ये इतना छूट दिया गया था। इसलिए मोटर में कोई भी खतरा था तो केवल खोखा से ही था। घर में मोटर संबंधित नियमों हो या अन्य कोई मामला, खोखा के लिए अतिरिक्त बदल जाते थे।
अब कोई भी नियम था लड़कियों के लिए था कि तुम मेरी गाड़ी छुओगी नहीं, गाड़ी टच नहीं करोगी, गाड़ी चलाओगे नहीं, भी लड़कियों के लिए। लेकिन लड़की तो बात मानती थी, इसलिए लड़कियों से डर नहीं था, डर था कि मेरे बेटों से, उसको माना नहीं कर सकते हैं, वो तोड़ भी सकता था, इसलिए उसे डर था लड़कों से, यानी अपने बेटों खोखा से था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उस संभावनाओं के उन्हें कैसी शिक्षा तय की थी। मतलब सेन साहब जो थे अपने बेटे खोखा के अंदर ना कुछ तरह का एक विज्ञान देखते थे कि हमारे बेटा के अंदर किस चीज़ का गुण है, तो वह किस चीज़ का तोड़ देता था, फोड़ देता था। उसको लगता था क्या कि इंजीनियर ही तोड़ फोड़ करता है, इसलिए हमारे बेटा के अंदर इंजीनियर का गुण है। तो सेन सपति खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे, क्योंकि उनकी आंखों का तारा था, उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका शिक्षा व्यवस्था यह था कि सेन साहब के कंपनी का एक बढ़ई घर आकर घंटों से 7 ठोक पीट करता था। बढ़ई 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 जो नहीं होता है हाथी बनाने वाला, चौकी पलंग कुर्सी ये लकड़ी का काम करता है बढ़ई, तो वह ठुक ठा करता है, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता था खोखा को कि तुम भी सीखो, इंजीनियर बनना है। अगली क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला क नंबर कि लड़कियां क्या है, कठपुतली है, और उनके माता पिता इस बात का गर्व करते हैं कि हमारी बेटी क्या है, कठपुतली है, और उसके माता पिता गर्व करते हैं। भाई लड़कियां क्या है, कठपुतली है, भाई ऐसे थोड़े हो सकता है। अभी के समय में लड़कियां तो भाई प्लेन उड़ा रही है। अभी देख लीजिए पहलगांव जब हमला हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के अंदर 2 महिला पायलट घुस कर आई थी। तो भाई लड़कियां कठपुतली नहीं है, लड़कियां शेरनी है, इसलिए लड़कियां को कम मत समझो, ठीक। और उनके माता पिता भी गर्व करते हैं कि हमारी बेटी कठपुतली है। बताइए, देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य से विष के दास शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि सेन साहब 5 लड़कियां हैं, ये सभी लड़कियां कठपुतली जैसी हैं, यानी कि नियम के साथ चलती हैं, मानो तो सचमुच वह कठपुतलियां ही हैं। अच्छा, ये बात के लिए कठपुतली, चलो हम तो सोचें कि कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का अभाव है जो उसके माता पिता के नेतृत्व ने दिया था। इसलिए कहती है कि हमारी बेटी कठपुतली, हमारी बेटी को जो चाहो वो करवा सकते हो, लेकिन बेटा भाई वह नहीं मानता है। अगला ख नंबर है। ख नंबर कहता है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेन साहब ने सिद्धांत की भी बदल लिया था। देखिए प्रस्तुत पंक्ति फिर वही बात है, हिंदी से लिया गया है, विष के दास से लिया गया है, जिसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि सेन साहब की 5 लड़की होने के बाद उन्हें यहाँ खोखा का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? 5 गो बेटी के जन्म के बाद एक बेटा हुआ था, जिस बेटा का नाम था खोखा, जो उनकी आंखों का तारा था। भाई कोई भी बेटा अगर एक है तो वह बुढ़ापे का सहारा होता है, आंखों का तारा होता है, क्योंकि जब बूढ़ा होए तो उसे बुढ़ापों में सहारा दे। लेकिन आजकल के हम सच्चाई बता देते हैं, जब आप अपने बेटे को, एक बेटा हो चाहे या 4 बेटा हो या 5 बेटा हो, जब उसे आप अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छे ज्ञान नहीं देंगे, तो आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा वो भी आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, 100% बात सही करें। जो सेन साहब को इकलौता पुत्र था जो स्वभाव से अच्छा नहीं था। अब बताइए, एक ही बेटा था, उसको इतना ना लाड़ प्यार दुलार कर दिए कि बिगड़िए गया, किसी के गाड़ियाँ तोड़ दे रहा है, किसी से मारपीट कर रहा है, तो संस्कार तो दीजिएगा, तब तो बुढ़ापे में आपको आंखों का तारा और बुढ़ापों में सहारा देगा। तो ऐसा तो कैसे हो जाएगा? यही था, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं था। कैसा नहीं, एक बेटा रहे चाहे 2 बेटा रहे, सबके लिए नियम कानून होना चाहिए। वो किसी भी चीज़ का ज़्यादा तोड़ फोड़ ही करता रहता था। बताइए, अब इतना उसे लाड़ प्यार कर दिए कि किसी का घर तोड़ दीजिए, किसी का गाड़ी तोड़ दीजिए, उसके बदले आपको बेटा को मार दे, तो फिर आपका सहारा कैसे रह जाएगा? इसलिए उसे संस्कार भी देना चाहिए। जिसके संपत्ति से लगता था खोखा का एक स्वभाव इंजीनियर बनने का था, वह लाखों गलती करता था, फिर भी उन लोगों को नए खोखा का स्वभाव के अनुसार उन्हें सिद्धांत को बदल दिया जाता था। गजब हाल है भाई। अगर वही काम अगर दूसरा लड़का करता है तो भाई ये गलत काम कर दिया, और वही काम अगर खोखा कर दिया तो वाह मेरा बेटा इंजीनियर है, देखो ये तोड़ दिया, ये करना चाहता है, उसके मन में ये चीज़ करने का है, इसके अंदर इंजीनियर का गुण है। मतलब ये सेन साहब कहते थे। और अगर वही काम दूसरा लड़का कर देते तो बदमाश है, बदतमीज है, ऐसा है, अनपढ़ है, गंवार है, ऐसे कहते थे। तो ये सोच था। तो इसीलिए आंखों का तारा हो या बुढ़ापे का सहारा हो, जब आप अच्छे संस्कार नहीं दीजिएगा तो बुढ़ापे का सहारा अपना बच्चा भी नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन आया कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। भाई ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं सेन साहब कहते हैं। किसको? मदन को कहते हैं। गिरधर लाल के जो बेटा होता है मदन, उसको ये बात कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर, डाकू बनते हैं। अगली हम बात करते हैं कि ये प्रस्तुत भी पंक्ति जो दिया गया है, ये विष के दास शीर्षक से लिया गया, जिसका लेखन नलिन विलोचन शर्मा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि सेन साहब की एक नई गाड़ी होती है जो नया मॉडल का होता है, 75 में आई है। इसको मोटर छूने का प्रयास करता है, उसके देख ड्राइवर उसके झगड़ने लगता है तथा ड्राइवर मदन को धक्का दे देता है। रूपधारी और के साथ कहता है कि ये देख मदन,
कि माँ फिर भी ऐसी हरकत नहीं करने देगा। उस समय सेन साहब के मुंह से निकला, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। मतलब उसके ड्राइवर जो है ना मदन को धक्का दे देते हैं, गिरा देता है, क्योंकि उसे गाड़ी में थोड़ा सा सट गया था। अब सटने की वजह से भाई तू किसी को मार देगा, तो वही इसलिए जब झगड़ने लगा था तो फिर वही सेन साहब कहते कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू मवाली बनते हैं। किसको बोले थे? मदन को बोले थे। अगला है कि हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कैसे ललक गया? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य से लिया गया है, जिसका लेखक है नलिनी उज्ज्वल शर्मा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत सी बड़ी खाई है। जहाँ खोखा एक अमीर बाप का लड़का था, जबकि मदन एक गरीब परिवार का था। खोखा गरीब बच्चों के साथ लट्टू खेलना चाहता था, लेकिन मदन उसका विरोध करता था। पर उसने टीम में खोखा के सम्मिलित नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसे पंक्ति के माध्यम से बताया कि खोखा हंस है। क्या है? खोखा हंस है, जबकि मदन कौवे का रूप बना गया है। दोनों मिलकर अतुरे हैं। मतलब हंस जो पानी में रहता है चोंच मारता है, जबकि मदन कौवा है लेकर भागता है। तो हंस और कौवा की जमानत दिया गया है किसको? खोखा और हंस के बीच में। अब हंस देखते हैं किसका सूर जो होता है ना चोंच बड़ा होता है, एक माटी में दुबा के खेलता है, लेकिन कौवा जो होता है देखते देखते रहता है, छीन के भाग जाता है। वही मदन को कौवा का रूप माना गया है। और भाई मदन जो था भाई बुद्धिमान और तेज भी था, ताकतवर भी था, इसलिए तो दो दांतों तोड़ देता है। चलिए अगली क्वेश्चन है कि सेन साहब, क्या सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने नए तरह का किस तरह का उत्तर दिया था? नए किस उत्तर दिया था? देखिए अगर हम बात करें ना पत्रकार की, तो सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपनेपन, बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत हो रही थी। मतलब पत्रकार और सेन साहब एक ने अपनापन के थे, अपना रिलेटिव के जैसे व्यवहार करते थे। जब आते थे तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, सोच रहे थे। सेन साहब अपने मित्र के बार बार कहते थे कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा। भाई बनेगा तो अच्छी बात है, बना दो, लेकिन किसी को बार बार मत बोलो मेरा बेटा पुलिस बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा। ऐसे बार बार नहीं करना चाहिए। तो वो बार बार कह रहे थे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इस बात को हमेशा बोलते रहते थे। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनके पक्ष में उसी बीच पत्रकार मित्र महोदय कह दिए कि मैं अपने बेटे को तो सबसे पहले नेक सभी व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। नेक व्यक्ति, सही बात। सबसे आदमी इंसान ईमानदार बने, नेक बने, तभी तो इंजीनियर बने। अगर वो नेक बनेगा नहीं तो इंजीनियर कैसे बनेगा? ठीक, ईमानदार नहीं बनेगा तो फिर इंजीनियर कैसे बनेगा? तो सबसे पहले एक नेक बने, स्वाभिमान व्यक्ति बने, उसके बाद वह जो चाहे बन सकता है। सही बात, जो मेरे दिल में था वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है। ऐसा होता है ना कि जब भी हम क्वेश्चन कुछ समझाते हैं ना, जो बात बोलते हैं वो बात पहले से लिखी हो रहती है। तो एक टीचर को समझाने का जो आइडिया होता है ना और भावना होती है ना, सोच लीजिए कि जो बात बोलता है वही बात ऑटोमेटिक यहाँ पे रहता है। तो बात को समझिएगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले नौकरी, पुलिस, अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर, उससे बनने से पहले आपको क्या बनना चाहिए? एक अच्छा दिल, एक नेक व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, एक सहन व्यक्ति बनना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे जाकर कुछ बन पाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद को कहानीकार क्या बताना चाहता था? मतलब मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद हुआ उस कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो देखिए मदन और ड्राइवर के बीच विवाद को कहानीकार पिता के पुत्र को आदर्श के रूप में बताया है। लेखक बताना चाहता है कि पिता को अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर प्रकार का कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए और पुत्र को भी पिता का अनुसरण करना चाहिए। और पुत्र को चाहिए कि पिता जो काम कहें, पिता जो बात कहें उस बात को सुने, माने और उनकी कहना करे। तो ये चीज़ होना चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगली क्वेश्चन क्या कहता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग में द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था? तो खोखा और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू था। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से वह दिखाना चाहता है कि गिरधर लाल और सेन साहब के बीच एक मालिक और नौकर की भावना चल रही है। सही बात है, गिरधर लाल जो है एक सेन साहब के यहाँ ड्राइवर का काम करता है, गाड़ी चलाता है, और वह नौकर है और सेन साहब मालिक है। लेकिन उन्हीं का लड़का मदन और खोखा के बीच में एक अधिका लड़ाई हो रही है। और एक आदमी है जो उसके यहाँ काम करता है और एक उसी का बेटा है और जो काम करने वाला का बेटा है। दोनों का बेटा सेम ही है। अब दोनों के बेटा में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है तो दोनों के बीच स्वाभाविक टकराव हो जाते हैं। जहाँ खोखा सेन साहब का लड़का था, मदन गिरधरलाल का बेटा था, लेखक एक नए दोनों स्वाभाविक मान को जीता जागता चित्र खींचा है और इसके बीच में बताया है कि दोनों क्या है। अगला है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसी हाल में दूसरे झोपड़ी वाले मदन अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानी का उदाहरण देकर स्पष्ट करें। देखिए तो उत्तर लेखक एक नए
इसका आंसर की बात करें तो इसमें पंक्ति में समाज के बीच उत्पन्न हो रहे हैं बाधाओं के बारे में बता रहे हैं। जो समाज, देखिए ये झगड़ा जो हो रहा है ये तो आप कहानी सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा जो होता है रियल में ऐसा घटना होता है, ऐसा रियल में होता है। उनका कहना है कि सत्य है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल वाले के पास हर कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि झोपड़ी वाले अपने दायित्व के कारण महल वाले की ही सहायता करते हैं। महल वाले झोपड़ी वाले में फूट डालते हैं और उनकी अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अब महल वाले के पास तो भाई पैसा होता है, हर कुछ होता है, पुलिस पैर कुछ भी, मतलब बहुत पैसा होता है, वो कर लेता है। लेकिन झोपड़ी वाले के पास आगे पहुंच भी नहीं होता, उसकी बात जल्दी कोई सुनता नहीं है, इसीलिए झोपड़ी वाला हार जाता है और महल वाला जीत जाता है। अगली बात कर लेते हैं कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने के बजाय उनके अपने छाती से लगा लेता है। देखिए छाती से इसलिए लगा लेता है क्योंकि मदन के जो पिता हैं गिरधर लाल, वो उसको डर रहता है और वहाँ सेन साहब के यहाँ काम करते हैं और उन्होंने कभी किसी से लड़ा नहीं था, ठीक है। और मदन गिरधर लाल जो है सेन साहब से कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो अगर बोलते तो उसको नौकरी से निकाल देता, उसको इस बात का डर था। और भाई जब डर था तो इसका मदन और खोखा में एक दिन लड़ाई होता है। तो जब झगड़ा होता है तब मदन क्या करता है, खोखा को मारता है, 2 दांत तोड़ देता है। 2 दांत तोड़ने के बाद पता चलता है गिरधर को कि बेटा मेरा क्या किया है, मदन खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। तो खुश होता कि वाह बेटा वाह, हम जो काम नहीं किए तू तो काम कर दिया ना, बहुत बहुत खुशी की बात है। इसीलिए उसको क्या करता है, पीठ थपथपाता है और गले से लगा लेता है। तो मेरी बात हो गई। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए गिरधर जो बार बार मदन की पिटाई करते थे, आज मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उन्हें मारने के बजाय सीने से लगा रहे हैं। उस पहली बार झोपड़ी वाले की जीत से महक मिली है। पढ़ा है कि बाप रे बाप, हर बार लड़ाई होता है तो महल वाला जीता, इस बार तो भाई झोपड़ी वाला जीता, झोपड़ी वाला ने महल वाला को दांत तोड़ दिया। अब हमको बहुत खुशी हुई। यह पुराने समय से चलती आ रही परंपरा को घेरे से बाहर आए और उन्हें आज़ादी का स्वाद महसूस किया। मतलब वो सोचने लगे कि बार बार हम सुनते थे कि हमेशा महल वाला जीतता है, झोपड़ी वाला हार जाता है। आज हमने साबित कर दिया कि झोपड़ी वाला भी जीतता है, झोपड़ी वाला भी किसी का दांत तोड़ सकता है। तो वह खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे आज पता चला कि हम आज़ाद हैं और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या कहता है कि सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब मतलब सेन साहब, मदन, कासू, इस सभी का चित्रण बताना है कि इस सब का क्या भूमिका है। तो सेन साहब की बात करें तो सेन साहब एक इंजीनियर थे। वे अमीर गरीब के बीच हमेशा भेदभाव करते रहते थे। सही बात है, वो हमेशा अमीर गरीब करते रहते थे, तुम गरीब हो मैं अमीर है। वे अपने लड़के पर विशेष ध्यान देते थे, उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे और इस बात से अपने मित्रों को सामने दोहराते रहते थे, वह मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन लड़कियां उनके कठोर नियम बना रखे थे। लड़कियां उनके नज़र में एक कठपुतली थी और अपने इच्छा अनुसार कहीं नहीं जा सकती थी। ये सेन साहब का चरित्रण रहा। लेकिन अगर मदन के चरित्र की अगर हम बात करें तो मदन जो था गिरधर का इकलौता पुत्र था। मदन जो है गिरधर लाल का इकलौता का मतलब उसे एक ही पुत्र था। वह खेलने में बहुत माहिर था और किसी को भी नुकसान नहीं करता था। मतलब खेलने चुलने में हर चीज़ में माहिर था। वह बेमतलब किसी से मारपीट नहीं करता था। वो अपने माता पिता की बात हमेशा मानता था। लंबे समय से चले आ रहे हैं परंपरा से उसने एक ही पल में तोड़ डाला और वह समाज में जजों में स्पष्ट कर दिया। मतलब लंबे समय क्या था कि झोपड़ी वाला और महल वाला में झगड़ा हुए तो सबसे ज़्यादा कौन जीतेगा, तो झोपड़ी वाला हार जाएगा, महल वाला जीतेगा। लेकिन जब झगड़ा होता है तो मदन ने क्या करता है, खोखा के दांत तोड़कर वह साबित कर देता है कि नहीं, महल वाला भी हार सकता है, झोपड़ी वाला जीत सकता है। गरीब वाले ही अमीर वाले को अपना स्वाभिमान दिखा सकते हैं, लेकिन उसे बदौलत गिरधर लाल के अपने बेटे ने आज बहुत गर्व किया था। ये मदन का क्या था, चरित्र था। अब बात कर लेते हैं गिरधर लाल क्या था। तो गिरधर लाल एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वह सेन साहब के यहाँ फैक्ट्री में मामूली किरानी था। क्या था, सेन साहब के फैक्ट्री में मामूली किरानी था, जिसे सेन साहब हमेशा हीन दृष्टि से देखते थे। मतलब एकदम उनकी नज़र बेकार था कि ये गरीब है ऐसे वैसे, तो ऐसी भावना से उसे देखते थे। यह एक बहुत छोटा सा नौकर समझते थे। सेन साहब जब भी बुलाते तो वह उन्हें सामने झुककर खड़ा हो जाता। मदन को छोटी सी गलती के कारण गिरधर लाल के सेन साहब फैक्ट्री से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अब थोड़ा सा गिरधर लाल का जो बेटा था मदन थोड़ा सा कुछ गलती किया था, जिसकी वजह से गिरधर लाल को फैक्ट्री से निकाल दिया था। तो भाई इतना अत्याचार जो था करता था सेन साहब। चलिए अब क्वेश्चन हो गया 12।
क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। भाई मेरे दृष्टि से कहानी का नायक तो मदन होगा, लेकिन देखिए इसमें क्या है, नायक हीरो, नायक का मतलब होता है हीरो, ठीक है। मेरे दृष्टि कहानी का नायक मदन है। चलिए सही बात है, मदन है, क्योंकि उसने लंबे समय से चलती आ रही परंपरा को तोड़कर अमितों पर यानी कि अमीरों पर गरीबों का स्वाभिमान दिखाया है। झोपड़ी वाले से महल से ऊपर दिखाया है, मतलब ये दिखाया है कि झोपड़ी जो होता है महल से ऊपर हो गया। पहले तो महल से झोपड़ी नीचे था, लेकिन अब ऊपर कर दिया, ये दिखाया है। आराम से ही कहानी का स्वर व्यक्तिपूर्ण है, ऐसी कुछ परंपरा को अनुभूत करें। कहानी प्रारंभ से लेकर अंत तक वेगंत और आधारित है। यह समाज के आदर्शों की सच्चाई के समाज और रखना चाहते हैं, और कहानी में सभी पंक्तियों के व्याख्यात्मक भी किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑल क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जो कि बुक में जितने भी ऑल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्या, बड़े ही लोग का वीडियो कमेंट कीजिएगा, छोटे जो चैनल है उसको भी तो कुछ सपोर्ट कीजिए। आप लोग बड़े को सपोर्ट करते हैं, छोटे को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। और सेम कंटेंट मैं भी लाता हूँ, बस मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, यही तो मेरी खासियत है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जब तक हैं मेहनत करेंगे और आप लोग प्यार दीजिएगा, एक ना एक दिन तो आप लोग प्यार को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप इस भाई जी को समझ लीजिएगा, कुमार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।